एपिसोड 1। माधव चौहान विशाखापत्तनम में सड़क के किनारे एक चट्टान पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसका सूटकेस उसके पास ही था। माधव चौहान और उसका सूटकेस चिलचिलाती धूप के संपर्क में थे, लेकिन माधव चौहान का चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए उठने का कोई इरादा नहीं था। माधव चौहान ने अपनी आखिरी सिगरेट खत्म की और अपना बायां हाथ भींच लिया। उसके हाथ में खाली सिगरेट केस पूरी तरह से विकृत हो गया था। माधव चौहान ने सिगरेट के डिब्बे को पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर उसने अपनी जेब से अपना महिंद्रा रग मोबाइल फोन निकाला। जब उसने फोन पर पता देखा तो माधव चौहान को तुरंत गुस्सा आ गया और उसने फोन कर दिया। नमस्ते, हेलो मेरे एसएस राम काका, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, फिर भी तुमने गंदा खेल खेला। तुम बहुत ही निर्दयी हो। माधव चौहान अपने पैरों पर उछल पड़ा और कॉल कनेक्ट होते ही कोसने लगा। ओह, मैं सोच रहा था कि यह कौन है। तो ये गरुड़ देव है। आज आप बिल्कुल फ्री लग रहे हैं। क्या आप अपनी पत्नी को ढूंढने नहीं जा रहे हैं? फोन की दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज थी। अपने पिता को ढूंढो। माधव चौहान का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। उसने डांटा, देखो राम काका, इस बार मैं अपने दुश्मन के हाथों नहीं मरा, बल्कि तुम्हारे हाथों में पड़ गया। मुझे बताओ, एक महिला के साथ विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मेरी मदद करने का क्या मतलब है? राम काका नाम का आदमी हंस पड़ा। फोन पर से एक सुस्त आवाज सुनाई दे रही थी। मैं सोच रहा था कि यह क्या है। गरुड़ देव, मैंने तुम्हारी शादी पहले ही तय कर दी है। तुमने पिछले कुछ सालों का अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी मिशन दे रहा हूँ, जो है शादी करना और बच्चे पैदा करना। बधाई हो गरुड़ देव, तुम आखिरकार आजाद हो गए हो। मेरे एसएस को मुक्त करो। माधव चौहान ने उसे अवाक होकर घूरा और दहाड़ते हुए कहा, राम काका, तुम धोखेबाज हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम मुझे विवाह प्रमाण पत्र दिलाने में मदद करो, लेकिन तुम्हें पहले मेरी अनुमति लेनी होगी, है ना? मैंने उस औरत के सिर पर एक भी बाल नहीं देखा है, और वह पहले से ही मेरी पत्नी है। इसके अलावा वह एक शादीशुदा पत्नी है। तुम मुझे क्यों नहीं धोखा देते? राम काका जोर से हंसने लगा। ठीक है गरुड़ देव, नाराज मत हो, पहले शांत हो जाओ। क्या तुम अभी बंगाल की खाड़ी में नहीं हो? ठीक है, मैं शांत हो सकता हूँ। बताओ, वह महिला कौन है? माधव चौहान ने पूछा। प्रिया शर्मा, बंगाल की खाड़ी में शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी। मैंने तुम्हारा विवाह प्रमाण पत्र उसके साथ तुम्हारे बैग में रख दिया है। अब से एक अच्छा दामाद बनो। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, मुझे यही करना चाहिए, राम काका ने कहा। आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, माधव चौहान ने जवाब दिया। माधव चौहान ने कुछ बार अपनी आंखें घुमाई। अगर मोबाइल फोन आंखें घुमाने की आवाजें प्रसारित कर सकता, तो फोन के दूसरी तरफ मौजूद मध्यम आयु वर्ग का आदमी भारतीय युद्ध के देवता गरुड़ देव की जानलेवा आभा से मारा जाता। फोन की दूसरी ओर राम काका हंसा, मानो माधव चौहान की जानलेवा मंशा को भांपते हुए। राम काका ने कहा, बंगाल की खाड़ी के शर्मा परिवार के पास कुछ ऐसा है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे शब्द याद रखने चाहिए। तुम शर्मा परिवार के पास सिर्फ पत्नी के लिए नहीं जा रहे हो। विशाखापत्तनम में तुम्हारे लिए बहुत सारे अनुभव हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम खुद को स्पष्ट रूप से देख पाओगे और विशाखापत्तनम में रहोगे। अपनी सुरक्षा कम मत करो। तुम्हारे दुश्मन किसी भी समय सभी दिशाओं से प्रकट होंगे। जब माधव चौहान ने राम काका के शब्द सुने तो उसने फोन पकड़ लिया और कहा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद राम काका। माधव चौहान ने 3 शब्दों राम काका पर जोर दिया। यह अच्छी बात है कि तुम समझते हो। तुम्हें ये जानना होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहूंगा। ठीक है, मोबाइल कंपनी हाल ही में एक घोटाला रही है। मैं इतना गरीब हूं कि मैं मुश्किल से फोन बिल का खर्च उठा सकता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे कभी भी संपर्क करूंगा, राम काका ने कहा। भाड़ में जाओ तुम। इससे पहले कि माधव चौहान दोबारा गाली दे पाता, दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने फोन काट दिया। घोटाला, एक घोटाला। माधव चौहान फोन को घूरता रहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। राम काका निश्चित रूप से एक घोटाला था। उसने न केवल उसका पहचान पत्र चुराया, बल्कि गुप्त रूप से उसे बंगाल की खाड़ी में एक महिला से विवाह प्रमाण पत्र दिलाने में भी मदद की। भारत में आपको उसके जैसे कितने लोग मिल सकते हैं? राम काका के अलावा माधव चौहान को ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला जो ऐसा कर सके। माधव चौहान के पास राम काका के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। वह ऐसे व्यक्ति थे जिनका माधव चौहान अपने जीवन में सबसे अधिक सम्मान करते थे, और वह पहले से ही 56 वर्ष के थे।
माधव चौहान के लिए राम काका उसके आधे पिता की तरह था। इसलिए जब भी उसे राम काका की अविश्वसनीय स्थितियों का सामना करना पड़ता तो माधव चौहान हमेशा अवाक रह जाता। राम काका भारत से था। काका एक उपनाम था जो उसे उसके विदेशी दुश्मनों ने दिया था। हालांकि माधव चौहान को लगा कि यह उपनाम उसके अनुकूल है। दुनिया बहुत चंचल है। माधव चौहान ने अपना फोन रख दिया और असहाय होकर आहें भरने लगा। पलक झपकते ही युद्ध के देवता ने एक ऐसी महिला से विवाह का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया जिससे वह कभी नहीं मिला था। अगर उसके दुश्मनों को पता चल जाता तो वे शायद ताली बजाकर उसका उत्साहवर्धन करते। माधव चौहान को नहीं पता था कि शर्मा परिवार की युवा मालकिन कैसी दिखती है, लेकिन राम काका ने उसे विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भी मदद की थी। वह उस महिला को धोखा नहीं दे सकता था जिसने उसके साथ विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, है ना? मुझे पहले शर्मा परिवार के पास जाना चाहिए। माधव चौहान ने अपना सामान उठाया और सड़क के किनारे खड़ा हो गया। चाहे जो भी हो, उसने पहले ही विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। अगर उसे लगा कि महिला इसके लिए तैयार है तो उसके लिए वहां रहना और एक अच्छी जिंदगी जीना बुरा विचार नहीं होगा। अगर महिला बहुत ज्यादा हो तो वह तलाक ले सकता है, वैसे भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। माधव चौहान ने अपना मन बना लिया। फिर वह सड़क की ओर चल पड़ा। मैनेजर अनन्या, आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, मैं आपको घर भेज देता हूँ। तभी माधव चौहान ने कुछ दूर से एक उपहासपूर्ण आवाज सुनी। माधव चौहान थोड़ा हैरान हुआ। उसने मुड़कर देखा। सड़क के किनारे एक टाटा सफारी कार खड़ी थी और मोजे और शॉर्ट्स पहने एक महिला लड़खड़ाती हुई कार से बाहर निकली। उसने एक हाथ से सड़क के किनारे रेलिंग पकड़ी, फिर झुकी और सड़क के किनारे उल्टी करने लगी। एक काली महिंद्रा थार ने टाटा सफारी को पकड़ लिया। एक मोटा आदमी जिसके चेहरे पर तेल लगा हुआ था कार से उतरा और चेहरे पर एक भयावह मुस्कान लिए महिला की ओर बढ़ा। भाड़ में जाओ, वो बहुत सुंदर है। माधव चौहान ने अपनी आंखें सिकोड़कर महिला की जांच की। महिला ने शायद बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। महिला का शरीर गोरा और लंबा था। उसने अपनी लंबी बर्फ जैसी सफेद टांगों पर टाइट काले शॉर्ट्स और काले लेस वाले मोजे पहने हुए थे। उसने नीले रंग की ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनी हुई थी। उसके काले बाल, जिनमें लाल रंग भी मिला हुआ था, कंधों पर लटक रहे थे। उसका चेहरा बहुत ही नाजुक था और चेहरे की विशेषताएं भी बहुत ही सुंदर थीं। वह बेहद खूबसूरत थी। 10 में से 9, वह निश्चित रूप से 10 में से एक सुंदरी थी। हालांकि इस समय सुंदर महिला रेलिंग को पकड़े हुई थी और लगातार उल्टी कर रही थी। उसके पीछे तैलीय चेहरे और सूट पहने छोटा मोटा आदमी मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा। चलते चलते मोटे आदमी ने कहा, मैनेजर अनन्या, आपने सचमुच बहुत ज्यादा शराब पी ली है, मैं आपको घर भेज दूंगा। राकेश मल्होत्रा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, सुंदर महिला ने मुड़कर चिल्लाते हुए कहा। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। उसे अचानक चक्कर आने लगा और वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अनन्या मेहरा ने अपना माथा पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए जमीन पर कुछ कदम चली। कुछ गड़बड़ है। माधव चौहान ने अनन्या मेहरा की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा। अगर उसका अनुमान सही था तो इस महिला को नशीला पदार्थ दिया गया होगा, और यह एक विशेष प्रकार का नशीला पदार्थ था। माधव चौहान ने अपनी जीभ चिटकाई। राकेश मल्होत्रा नामक मोटे आदमी ने अनन्या मेहरा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अनन्या मेहरा के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैनेजर अनन्या, अब और संयम मत रखो। मैं जानता हूं कि तुम पहले से ही गीली हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इस दवा का कोई मारक नहीं है। इसका एकमात्र मारक एक आदमी है। अनन्या मेहरा ने गहरी सांस ली और घृणित राकेश मल्होत्रा को घूर कर देखा। उसने गुस्से से कहा, राकेश मल्होत्रा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे जैसे आदमी के आगे झुकने वाली नहीं हूँ, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आप समर्पण नहीं करेगी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैनेजर अनन्या, चलो कार में बात करते हैं। राकेश मल्होत्रा मुस्कुराया और अनन्या मेहरा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अनन्या मेहरा ने सहजता से 2 कदम पीछे हट लिए। हालांकि उसका मुंह सूख चुका था और उसका दिल चिंता से भरा हुआ था। उसके पूरे शरीर में तरह तरह की गर्म संवेदनाएं फैल गई थीं। उसके पास किसी भी चीज को चकमा देने की ताकत नहीं थी। अनन्या मेहरा ने धीरे से सांस ली। उसका चेहरा डर से भर गया था। राकेश मल्होत्रा ने लापरवाही से अनन्या मेहरा का हाथ पकड़ लिया। अनन्या मेहरा बच नहीं सकी। बंद अध्याय एपिसोड 2। बेशक माधव चौहान ही वह था जिसने ब्रीफकेस को लात मारी थी।
राकेश मल्होत्रा के विकृत हाथ को ब्रीफकेस से तेज दर्द महसूस हुआ। उसने उसे ऐसे खींचा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो और पलटकर गुस्से से उस दिशा में देखने लगा जहां से ब्रीफकेस उड़कर आया था। वहां एक आदमी खड़ा था। वह हल्के नीले रंग की जीन्स, भूरे सफेद रंग की छोटी आस्तीन वाली शर्ट और एक जोड़ी स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। उनकी लंबाई 1.78 मीटर थी। तुम कौन हो? राकेश मल्होत्रा गुस्से से दहाड़ा। माधव चौहान आलस से हंसा और अनन्या मेहरा की ओर चला गया। माधव चौहान ने राकेश मल्होत्रा की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह आगे बढ़ा और अपना ब्रीफकेस उठाने के लिए नीचे झुका। फिर उसने अनन्या मेहरा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सुंदरी, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? अनन्या मेहरा ने अपनी शारीरिक आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखने के लिए अपनी तर्कशक्ति का प्रयोग किया था। उसने सोचा था कि आज वह इस जाल से बच नहीं पाएगी, लेकिन अचानक एक आदमी उसके पास आ खड़ा हुआ। अनन्या मेहरा के शरीर में दवा का असर तेज हो गया। हालांकि वह अपने शरीर को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह पहले ही अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अनन्या मेहरा ने जब माधव चौहान को अपनी ओर आते देखा तो उसकी सांस रुक गई। फिर वह माधव चौहान की बाहों में गिर गई। मेरी मदद करो, अनन्या मेहरा ने अपने छोटे चेरी लाल होठों से कहा। माधव चौहान ये सुनकर मुस्कुराया। लगता है आज मुझे जैकपॉट मिल गया है। इतनी खूबसूरत छोटी सी लड़की को इस मोटे आदमी को देना बेकार होगा। वह फिर क्या कह रहा था? सही समय पर पहुंचना जल्दी पहुंचने से बेहतर था। चिंता मत करो सुंदरी, एक धर्मी युवक के रूप में मैं निश्चित रूप से तुम्हारी जैसी महिला की मदद करूंगा जिसने अपना संतुलन खो दिया है। इसे मुझ पर छोड़ दो। माधव चौहान ने मुस्कुराते हुए अनन्या मेहरा की पीठ को सहलाया। भले ही वे उसके कपड़ों से अलग थे, लेकिन यह असाधारण रूप से अच्छा लगा। मम्म, अनन्या मेहरा ने माधव चौहान की हथेली को महसूस किया और आराम से कराह उठी। ऐसा लग रहा है जैसे यह महिला इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। माधव चौहान ने अपना सिर उठाया और राकेश मल्होत्रा की ओर देखा, जो बहुत दूर नहीं खड़ा था। उसने कहा, मैं कहता हूँ कॉमरेड, आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है दफा हो जाना। दूसरा विकल्प यह है कि मैं तुम्हें इतना पीटूं कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान न सके। फिर चले जाओ। तुम कौन सा विकल्प चुनोगे? तुम कौन हो? उसे जाने दो। राकेश मल्होत्रा ने गुस्से से माधव चौहान की ओर इशारा किया और दहाड़ा। लानत है, वह इस छोटी सी महिला पर लंबे समय से नजर गड़ाए हुए था। इस बार उसे आखिरकार इस मैनेजर अनन्या को लुभाने का मौका मिल गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक बेवकूफ बीच रास्ते में ही दिखाई देगा। राकेश मल्होत्रा तुरंत क्रोधित हो गया। हालांकि एक ईमानदार युवक के रूप में माधव चौहान हिंसा से नहीं डरता था। माधव चौहान के होठों के कोनों पर मुस्कान आ गई जब उसने एक हाथ से अनन्या मेहरा की पतली कमर को सहलाया और कहा, मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यह महिला अब मेरी है। तुम अब जा सकते हो। बेशक आप न जाने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन इसका केवल एक ही परिणाम होगा, और वह है मुझसे हारना। यह महिला मेरी है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इसमें हस्तक्षेप न करो, नहीं तो तुम खुद को चोट पहुंचाओगे। राकेश मल्होत्रा ने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, तुम गलत हो। इसे हस्तक्षेप करना नहीं कहते, इसे बीच में चिड़िया फंसाना कहते हैं। क्या तुम समझ रहे हो? जहां तक इस बात का सवाल है कि उसे कोई नुकसान होगा या नहीं, ये निश्चित नहीं है। लानत है, मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। राकेश मल्होत्रा गुस्से में था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसे माधव चौहान पर फेंक दिया। ये देखकर माधव चौहान ने तुरंत अपने हाथ में पासवर्ड से सुरक्षित बॉक्स फेंक दिया। ये प्रतीत होता है कि आकस्मिक फेंका गया गोला अचानक बहुत शक्तिशाली बल के साथ फट गया। राकेश मल्होत्रा की मुट्ठी सीधे पासवर्ड संरक्षित बॉक्स पर जा गिरी। पासवर्ड संरक्षित बॉक्स उतना कठोर नहीं था, लेकिन राकेश मल्होत्रा की मुट्ठी ऐसा महसूस हुई जैसे वह किसी चट्टान पर जा गिरी हो। उसका पूरा हाथ टूट गया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। दर्द की एक लहर उसके अंदर तक पहुंच गई। राकेश मल्होत्रा ने तुरंत अपना हाथ पकड़ लिया और दर्द से चीखते हुए जमीन पर बैठ गया। उसका दाहिना हाथ स्पष्टतः टूटा हुआ था। अपनी मां को चोदो, राकेश मल्होत्रा ने शाप दिया। माधव चौहान ने अपनी उंगली हिलाए और राकेश मल्होत्रा पर हंसते हुए कहा, बहुत गर्म स्वभाव मत बनो, ये तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अभी भी जाने में देर नहीं हुई है। मुझे परेशान मत करना, वरना। तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? राकेश मल्होत्रा ने अपना हाथ पकड़ लिया। दर्द से पसीना आ रहा था। माधव चौहान। माधव चौहान, सही है। ठीक है, तुम में हिम्मत है।
मैं तुम्हें याद रखूंगा, बस तुम इंतजार करो। ऐसा कहते हुए राकेश मल्होत्रा मुड़ा और महिंद्रा थार की ओर भागा। कार में बैठते ही उसने इंजन चालू किया और कार को तेजी से भगा दिया। माधव चौहान ने कार को तेजी से भागते हुए देखा। उसे उसकी परवाह क्यों होगी? वह मुस्कुराया। तभी माधव चौहान ने अपना ध्यान अनन्या मेहरा की ओर लगाया, जो उसकी बाहों में थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह चिकनी थी और उसका शरीर सांप की तरह मुलायम था। उसकी नाजुक नाक और छोटा मुंह, उसकी सांस ऑर्किड की तरह महक रही थी, मानो वह कोई सुगंध उगल रही हो। सुंदर महिला, क्या आप ठीक हैं? माधव चौहान ने शांत होने का नाटक करते हुए अनन्या मेहरा से पूछा। अनन्या मेहरा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने के कगार पर थी। अनन्या मेहरा माधव चौहान की छाती से लगकर उसकी मर्दाना खुशबू को महसूस करने लगी। वह एक पल के लिए नशे में थी और हाँफते हुए बोली, मुझे कार तक ले चलो। ठीक है, माधव चौहान ने प्रतिक्रिया दी और अनन्या मेहरा को सड़क के किनारे टाटा सफारी तक पहुंचाने में मदद की। अनन्या मेहरा अपनी वर्तमान स्थिति में गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं होंगी, इसलिए माधव चौहान ने अनन्या मेहरा को पीछे की सीट पर भेज दिया। सुंदर महिला, लेट जाओ, मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ, माधव चौहान ने अनन्या मेहरा को नीचे बिठाते हुए कहा। मत जाओ, मत जाओ, अनन्या मेहरा ने अचानक कहा। माधव चौहान मुस्कुराया। जैसे ही वह बोलने वाला था, अनन्या मेहरा अचानक पलटी और माधव चौहान को, जो कार से उतरने ही वाला था, वापस अंदर खींच लिया। फिर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सुंदर महिला, आप क्या कर रही हैं? माधव चौहान चौंका और सीट पर बैठते हुए उसने पूछा। अनन्या मेहरा ने जोर से सांस ली और उसे चक्कर आने लगा। वह अब खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। उसका पूरा शरीर माधव चौहान के शरीर पर था। माधव चौहान को अंततः समझ आ गया। वह मुस्कुराया जब उसने देखा कि अनन्या मेहरा ने पहल की और लेट गई। उसने आलस से कहा, उम्मी, सुंदर महिला, यह मेरा पहला मौका है। बाद में आपको मेरे साथ थोड़ा नरमी से पेश आना होगा। बकवास बंद करो और मुझे गले लगाओ। जल्दी करो, मुझे गले लगाओ। अनन्या मेहरा की सांसों से ऑर्किड की तरह गंध आ रही थी। अनन्या मेहरा के पागल चेहरे को देखकर माधव चौहान ने अपने दिल में आह भरी। ये दवा सचमुच एक पवित्र और मासूम महिला को बदल सकती है। हालांकि माधव चौहान नहीं हिला। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और चाकू से अनन्या मेहरा के सिर के पीछे वार किया। चाकू के वार से अनन्या मेहरा की आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं। वह तुरंत बेहोश हो गई। उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई और वह माधव चौहान के ऊपर गिर गई। सांस। माधव चौहान ने आह भरी। उसने अनन्या मेहरा को उठाया और उसे कार की पिछली सीट पर बिठाया। फिर उसने उसे आरामदायक स्थिति में लाने में मदद की। उसने कहा, सुंदर महिला, यद्यपि आप बहुत सुंदर हैं, मैं, माधव चौहान, ऐसा आदमी नहीं हूं जो दूसरों का फायदा उठाता। चिंता मत करो, रात को अच्छी नींद के बाद दवा का असर खत्म हो जाएगा। जब वह बेहोश हो जाती थी, तभी वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो देती थी। बंद अध्याय। एपिसोड 3। क्या चल रहा है? माधव चौहान अनन्या मेहरा की कार की यात्री सीट पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। वह अपनी पत्नी की तलाश में बंगाल की खाड़ी आया था, तभी उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। उसने अपने पीछे बेहोश पड़ी सुंदरता को देखा। माधव चौहान जा सकता था, लेकिन इतनी खूबसूरत महिला को कार में अकेला छोड़ना सुरक्षित नहीं था। इसके अलावा उसे नशीला पदार्थ दिया गया था। वह किसी सुंदर स्त्री के प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने उसे नशीला पदार्थ दिया था, वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि वह अभी अपनी पत्नी को ढूंढना भी चाहे, तो उसे कार में बैठी सुंदरी के जागने का इंतजार करना होगा, तभी वह निकल सकेगा। किसने उसे उसका संरक्षक देवदूत बनने के लिए कहा? इसे भूल जाओ, सुंदरता की रक्षा करना अच्छी बात है। मैं इसे अपने लिए अच्छा काम करने के रूप में ही लूंगा। माधव चौहान ने फिर से आह भरी। उसने सिगरेट का बद दूर फेंका और यात्री सीट पर पीछे की ओर झुक गया। कार में माधव चौहान केवल अनन्या मेहरा के जागने का इंतजार कर सकता था और यह सुनिश्चित कर सकता था कि उसके जाने से पहले वह ठीक है। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही कार में अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजने से वह चौंककर जाग गया। माधव चौहान ने मुड़कर देखा और महसूस किया कि रिंगटोन अनन्या मेहरा की शॉर्ट्स की जेब से आ रही थी। माधव चौहान कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर झुका और अनन्या मेहरा की जेब से फोन निकाला। शायद उसके परिवार वाले उसे इसलिए बुला रहे थे क्योंकि वे उसे ढूंढ नहीं पाए थे। माधव चौहान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कॉल का उत्तर दिया। नमस्ते। नमस्ते,
माधव चौहान और लाइन के दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति ने एक स्वर में एक दूसरे का अभिवादन किया। माधव चौहान दंग रह गया। लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति भी दंग रह गया। तभी दूसरी ओर से एक अत्यंत क्रोधित महिला की आवाज सुनाई दी। आप कौन हैं? मेरी चचेरी बहन कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? लाइन के दूसरी ओर एक महिला थी। इसके अलावा उसकी आवाज बहुत मधुर थी। हालांकि यह मधुर आवाज असीम क्रोध से भरी हुई थी। माधव चौहान ने महिला की बातें सुनकर उसकी पहचान की पुष्टि की। लाइन के दूसरी तरफ जो महिला है वह कार में अनन्या मेहरा की चचेरी बहन होगी। मम्मा, इतना ही। ठीक है मिस, मेरी बात सुनो। आपकी चचेरी बहन? वह बेवकूफ, तुमने उसके साथ क्या किया है? इससे पहले कि माधव चौहान अपनी बात पूरी कर पाता, लाइन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति गुस्से से चिल्लाया। बाहर में जाओ। कैसा गुस्सा है? माधव चौहान तुरंत उदास हो गया। अच्छा काम करने के बाद भी उसे क्यों डांटा जा रहा था? अपने होठों को चौड़ा करते हुए माधव चौहान ने कहा, मैं कहता हूँ, क्या आप बोलने से पहले मेरी व्याख्या नहीं सुन सकते? आपकी चचेरी बहन को नशीला पदार्थ दिया गया था और मैं ही था जिसने उसे बचाया था, तुम्हें पता है। अगर मैं न होता तो उसका बहुत पहले ही बलात्कार हो चुका होता। भूल जाओ, मैं तुम्हें और कुछ नहीं समझाऊंगा। तुम्हारी चचेरी बहन और मैं मुंबई जा रहे हैं। जल्दी करो और आ जाओ। मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ आने का समय नहीं है। तुम इंतजार करो। अगर मेरी चचेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, चाहे तुम कोई भी हो। मैं कहता हूँ, अरे, ये किस तरह का बेवकूफ व्यक्ति है? कितना असभ्य है। माधव चौहान ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें घुमाई क्योंकि उसने देखा कि उसके कुछ कहने से पहले ही फोन कट गया। इस युग में क्या हम कुछ अच्छा भी नहीं कर सकते? तस्क। माधव चौहान ने अपना फोन नीचे रख दिया, अपनी सीट पर पीछे झुक गया और इंतजार करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद पीछे से एक लाल रंग की जगुआर एफ-पेस कार आई और सड़क के किनारे खड़ी हो गई। तभी कार का दरवाजा खुला और एक लंबी, पतली, आकर्षक सुंदरी कार से बाहर निकली। वह सीधे माधव चौहान की ओर चली गई। ये सुंदरी बर्फ सी सफेद पोशाक पहने हुए थी। उसकी गोरी त्वचा मुलायम और चिकनी थी और उसका सुंदर शरीर पतला और सुंदर था। सुंदरी के कंधे तक लंबे काले बाल थे जिनमें लाल रंग का रंग था। उसकी नाक सैद जैसी थी और होंठ चेरी जैसे थे। वह आगे बढ़ती हुई अपनी लंबी टांगों को नग्न रंग के मोजों से ढांक रही थी। उसके पतले पैरों में ऊंची एड़ी के सैंडल पहने हुए थे जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। यदि अनन्या मेहरा को 10 में से 9 अंक दिए जा सकते हैं, उस स्थिति में उसके सामने खड़ी महिला निश्चित रूप से उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। बाहर में जाओ, मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही जिया है। मैंने इतनी सुंदर महिला कभी नहीं देखी। मैंने इस बार कुछ नया सीखा है। माधव चौहान ने अपनी चौड़ी आंखों से उस सुंदरी को देखा। वह अपने हृदय में आह भरने से स्वयं को रोक नहीं सका। सुंदरी माधव चौहान की कार की ओर बढ़ी और कार का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। जब उसने माधव चौहान को कार में देखा तो वह गुस्से से चिल्लाई, आप ही थे जिन्होंने अभी फोन का जवाब दिया था, है ना? यहाँ नीचे आओ और मुझे बताओ कि मेरी चचेरी बहन कहाँ है। आप मुझे सुन रहे हैं? वह बहुत उग्र थी। माधव चौहान ने सुंदरता को देखा और कार से बाहर निकलते ही अपना सूटकेस पकड़ लिया। सुंदरता के सामने खड़े होकर माधव चौहान ने बेशर्मी से ऊपर से नीचे तक देखा। अपने कंधे के ऊपर से पीछे खड़ी कार की ओर अंगूठे से इशारा करते हुए माधव चौहान ने कहा, आपकी चचेरी बहन कार में है। अरे सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो। क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? यदि नहीं तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी छोड़ सकते हैं। बाहर में जाओ, सुंदरी गुस्से से चिल्लाई। फिर वह आगे बढ़ी और कार का दरवाजा खोला। जब उसने अनन्या मेहरा को सीट पर बेहोश पड़ा देखा तो सुंदरी ने पलटकर माधव चौहान को घूरते हुए कहा, मेरी चचेरी बहन को क्या हुआ? तुम्हारी चचेरी बहन को नशीला पदार्थ दिया गया था और संयोग से मैं उससे टकरा गया। वह अभी बेहोश है। जब वह जागेगी तो ठीक हो जाएगी, माधव चौहान ने जवाब दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि उसे नशीला पदार्थ दिया गया था? तो फिर तुमने उसके साथ क्या किया? क्या तुमने उसके साथ छेड़छाड़ की? यदि आपने ऐसा किया तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप आज से आगे नहीं जी पाएंगे। सुंदरता ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए उग्रता से कहा। बाहर में जाओ, माधव चौहान ने शाप देते हुए कहा। मैं कहता हूँ, सुंदरी, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने पहले ही तुम्हें ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझा दी है। इसके अलावा आप एक व्यक्ति के तौर पर मेरा अपमान कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे चरित्र का अपमान नहीं कर सकते।
क्या मैं ऐसा व्यक्ति दिखता हूँ जो दूसरों का फायदा उठा सकता है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे कम आंक रही हो? सुंदरी अपनी मुठियां भींचती रही। उसने माधव चौहान को जानलेवा नजर से देखा और कहा, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? आज तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरी चचेरी बहन के जागने के बाद ही तुम जा सकते हो। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो मैं गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगी। कोई भी आदमी अच्छा आदमी नहीं है। अरे सुंदरी, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? माधव चौहान ने अपनी आंखें घुमाए और अपना सूटकेस उठाया। मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारी चचेरी बहन जागेगी या नहीं। मैं उसे अब तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। मैं बहुत व्यस्त हूँ। मुझे अभी भी अपनी पत्नी को खोजने के लिए शर्मा परिवार के पास जाना है। माधव चौहान ये कहते हुए जाने ही वाला था। हालांकि सुंदरी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। अपनी पत्नी को खोजने के लिए शर्मा परिवार के पास जाओ। इंतजार। माधव चौहान जाने ही वाला था कि सुंदरी ने उसे आवाज दी। माधव चौहान ने पलटकर सुंदरी को ऊपर से नीचे तक देखा। यह क्या है सुंदरी? आपने अभी क्या कहा? दोबारा कहना। मैं अपनी पत्नी को खोजने शर्मा परिवार के पास जा रहा हूँ। क्यों? क्या आपको इस बात से कोई तकलीफ है? तुमने क्या कहा? सुंदरी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने आश्चर्य से माधव चौहान को देखा और हकलाने लगी। आपका नाम क्या है? सुंदरी की अभिव्यक्ति ने माधव चौहान को चकित कर दिया। फिर उसने जवाब दिया, मैं माधव चौहान हूँ। क्यों? तुम माधव चौहान हो? सुंदरी का जबड़ा खुला रह गया। माधव चौहान की जिज्ञासा बढ़ गई। उसके स्वर से ऐसा लग रहा था कि वह उसे जानती थी। सुंदरता, तुम इतनी हैरान क्यों हो? क्या तुम प्रिया शर्मा हो? माधव चौहान ने सुंदरी को ऊपर से नीचे तक देखा। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रिया शर्मा नहीं हूँ। मैं प्रिया शर्मा नहीं हूँ। सुंदरी ने अपने हाथ हिलाते हुए तुरंत जवाब दिया। उसका जवाब सीधा था लेकिन उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। माधव चौहान उत्साहित हो रहा था। कुछ ठीक नहीं था। माधव चौहान ने फिर से सुंदरी को ऊपर से नीचे तक देखा। अचानक उसने सुंदरी की पोशाक के सामने लटके हुए एक वकपास को देखा। वकपास में लिखा था, शर्मा इंडस्ट्रीज के सीईओ प्रिया शर्मा। वकपास पर लिखे शब्दों ने माधव चौहान की पुतलियां सिकोड़ दी। अगले ही पल उसका चेहरा सुंदरी के ठीक सामने था। माधव चौहान की आंखें चौड़ी हो गई और वह सीधे सुंदरी को देखने लगा। अपने चेहरे पर एक भयंकर भाव के साथ उसने वकपास की ओर इशारा किया और कहा, सुंदरी, तुम्हारे वकपास ने तुम्हें धोखा दिया है। तो तुम प्रिया शर्मा हो? तो क्या हुआ? क्या आप अपनी बात से पीछे हटने की कोशिश कर रही हो? प्रिया शर्मा जल्दी से कुछ कदम पीछे हटी और अपनी छाती पर लटके वकपास को ढक लिया। वह एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने गई थी और अपने पास रखा वकपास उतारना भूल गई थी। प्रिया शर्मा का चेहरा लाल हो गया और उसने जवाब दिया, मेरा नाम भी यही है। माधव चौहान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने एक और कदम बढ़ाया और प्रिया शर्मा के सामने खड़ा हो गया। वह उत्साह से प्रिया शर्मा के सामने गिर पड़ा और अपना सिर प्रिया शर्मा की छाती में दबा लिया। ऐसा करते हुए वह रोया, पत्नी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। पति, मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। लेकिन उसका वह रोता हुआ रूप क्यों अधिकाधिक घृणित होता जा रहा था। कृपया, क्या आप बात करते समय मेरे इतने करीब नहीं आ सकते? मैं पुरुषों से तंग आ चुकी हूँ। प्रिया शर्मा ने मुंह बनाया और कुछ कदम पीछे हट गई जब उसने देखा कि माधव चौहान झुक रहा है। माधव चौहान हंसा। बंद अध्याय। एपिसोड 4। प्रिया शर्मा ने जब माधव चौहान के शब्द सुने तो उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। क्या तुम मुझसे इतना परिचित नहीं हो सकते? यदि आप माधव चौहान हैं तो मुझे अपना विवाह प्रमाण पत्र दिखाएं। प्रिया शर्मा ने अवाक होकर अपना हाथ माधव चौहान की ओर बढ़ाया। आज के समय में पति की पहचान के लिए विवाह प्रमाण पत्र देखना पड़ता है। अगर उन्हें गलत व्यक्ति मिल जाए तो जीवन भर पछताना पड़ता है। माधव चौहान ने अपना सूटकेस खोला और उसमें से एक लाल पुस्तिका निकाली। उसने उसे प्रिया शर्मा को थमाते हुए कहा, हनी, मैं असली हूँ। प्रिया शर्मा ने इसे लिया, इस पर एक नज़र डाली, फिर झुंझलाहट में इसे माधव चौहान को वापस फेंक दिया। वह बहुत नाराज थी। आज शिखर सम्मेलन में उनके भाषण को कई बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने निशाना बनाया था। मीटिंग के बाद उसे पता चला कि उसकी चचेरी बहन लापता हो गई है। उसने उसे काफी देर तक खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। वह अंततः अपनी चचेरी बहन से बात करने में सफल रही, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका पति उसके दरवाजे पर दस्तक देगा। उसका दिन बीत चुका था। बस काफी है, प्रिया शर्मा ने झुंझलाहट में कहा।
चूंकि आप माधव चौहान हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। मेरी चचेरी बहन को क्या हुआ है? तुम उसके साथ कैसे आ गए? माधव चौहान ने आह भरी। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे जला लिया। एक कश लेने के बाद माधव चौहान ने आह भरी, प्रिय, मैं बिना माँ के बच्चे, बिना भोजन के बिल्ली के बच्चे, भीड़ के बिना भेड़िए, बिना घर के युवक, बिना बारिश के आकाश और बिना सूरज की पृथ्वी की तरह हूँ। यह एक लंबी कहानी है। भाड़ में जाओ। उसे राकेश मल्होत्रा नामक एक आदमी ने नशीला पदार्थ दिया था। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए शर्मा परिवार के घर जाते समय उससे मिला था। उस समय राकेश मल्होत्रा उसका पीछा कर रहा था और मैंने उस राकेश मल्होत्रा को हरा दिया। दवा का असर जल्दी ही दिखने लगा। मुझे नहीं पता था कि अस्पताल कहाँ मिलेगा, इसलिए मैंने उसे बेहोश कर दिया। रात भर सोने के बाद वह ठीक हो जाएगी, माधव चौहान ने सीधे चेहरे से जवाब दिया। एक रात की नींद के बाद वह ठीक हो जाएगी। हाँ, एक रात की नींद के बाद वह ठीक हो जाएगी। दवा सिर्फ ट्रिगर का काम करती है। आमतौर पर वह सो नहीं पाती, लेकिन बेहोश होने के बाद वह ठीक हो जाती है। आप बाद में बची हुई दवा को बाहर निकालने के लिए उसे गर्म पानी से भाप दे सकते हैं, माधव चौहान ने कहा। प्रिया शर्मा ने माधव चौहान पर विश्वास किया। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली और दांत पीसते हुए बोली, ये फिर से वही कमीना राकेश मल्होत्रा है। मैं इस बार उसे भागने नहीं दूंगी। हनी, राकेश मल्होत्रा के साथ क्या हो रहा है? माधव चौहान पूछे बिना नहीं रह सका। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरी चचेरी बहन की कार चलाओ और मेरे पीछे आओ। चलो पहले घर चलते हैं, प्रिया शर्मा ने कहा। इसके बाद वह उस जगुआर एफ-पेस की ओर चली जिसे वह चलाकर आई थी। माधव चौहान ने अपने होंठ दबा लिए। फिर वह अनन्या मेहरा की टाटा सफारी के पास लौटा, कार स्टार्ट की और प्रिया शर्मा की कार का पीछा किया। माधव चौहान भी काफी हैरान था। जैसा कि कहावत है, भाग्य हमें हजारों मील दूर से एक साथ लाता है। ये संभवतः उसके और प्रिया शर्मा का संदर्भ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मिस प्रिया इतनी सुंदर होंगी। इस समय माधव चौहान की पिछली चिंताएं पूरी तरह से दूर हो गई थीं। ये राम काका वाकई कुछ खास था। वह इतनी खूबसूरत महिला को जानता था, लेकिन उसने पहले उसे शादी का प्रमाण पत्र दिलाने में मदद नहीं की। उसने उसे कुछ सालों तक बेकार में अकेला छोड़ दिया। उसे बाद में राम काका को फोन करके उसे समझाना चाहिए। ये बहुत बड़ा घोटाला था। प्रिया शर्मा विशाखापत्तनम के सी ब्रीज विला क्षेत्र में रहती थी। इस बारे में बात करते हुए प्रिया शर्मा केवल 1 महीने से भी कम समय के लिए वहां आई थी। सी ब्रीज विला को विशाखापत्तनम के शीर्ष 5 विला में से एक माना जा सकता है। यह विला एक शादी का दहेज था जो उनके दादाजी, शर्मा दादाजी ने उन्हें दिया था। ये सही है, प्रिया शर्मा और माधव चौहान को विवाह प्रमाण पत्र मिलने से पहले ही शर्मा दादाजी ने दहेज की तैयारी शुरू कर दी थी। सी ब्रीज विला एक नया घर था जिसे उन्होंने प्रिया शर्मा के लिए सजाने में बहुत मेहनत की थी। पहले तो प्रिया शर्मा वहां जाना नहीं चाहती थी। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि उनके दादाजी उनके बारे में चिंता करें, इसलिए वह बस वहां रहने चली गई। प्रिया शर्मा इस विला में नहीं जाना चाहती थी। इसका एक कारण ये था कि इस पर माधव चौहान का नाम लिखा था। दूसरे शब्दों में, जब तक प्रिया शर्मा इस विला में रहेंगी, वह माधव चौहान के परिवार में शादी करेगी। हालांकि माधव चौहान शादी की पूरी प्रक्रिया के दौरान दिखाई नहीं दिया, लेकिन शर्मा परिवार का किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया था। इस तरह से चीजें सामने आईं। इसलिए प्रिया शर्मा अच्छे मूड में नहीं थी। युवा मास्टर सिंह प्रिया शर्मा शिखर सम्मेलन से लौट आए हैं। उन्हें बैठक के तुरंत बाद यहां आना चाहिए। सी ब्रीज विला डिस्ट्रिक्ट के गेट के बाहर एक युवक मुस्कुराते हुए विक्रम सिंह से बात कर रहा था, जिसके हाथ में चमकीले लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता था। जहां तक नजर जाती थी, आंगन के दरवाजे के बाहर बड़े दिल के आकार में सजे हुए हजारों गुलाब के फूल थे। गुलाबों से घिरे हृदय के मध्य में एक अपंजीकृत रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी थी। उसके चारों ओर बहुत से लोग थे, पुरुष और महिलाएं, जो उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। वहां बहुत चहल पहल थी। विक्रम सिंह ने गुलाबों को अपने हाथों में पकड़ लिया और खुशी से मुस्कुराते हुए सी ब्रीज विला के गेट की ओर देखने लगे। आज विक्रम सिंह प्रिया शर्मा को प्रपोज करने के लिए यहां आए थे। विशाखापत्तनम में एक प्रसिद्ध अमीर दूसरी पीढ़ी के रूप में विक्रम सिंह लंबे समय से इस प्रस्ताव की योजना बना रहे थे। आज आखिरकार उनकी जिंदगी का सबसे अहम दिन आ गया। वह अपनी सपनों की देवी को प्रपोज करने जा रहे थे। इसलिए विक्रम सिंह सुबह सुबह आ गए और 5 घंटे से अधिक समय तक वहां खड़े रहे। हाँ, मेरा वसंत आ रहा है। प्रिया निश्चित रूप से मुझसे शादी करने के लिए सहमत होगी।
विक्रम सिंह इस समय अपनी उत्साहित अभिव्यक्ति को छिपा नहीं सके। बेचैनी से देखते हुए उन्होंने कहा, चलो चले और उन पर नजर रखें। उन कमीनों को मेरे अच्छे समय में खलल न डालने दें। जब ये सब हो जाएगा तो मैं अपने भाइयों को मौज मस्ती के लिए बाहर ले जाऊंगा, लेकिन आज तुम्हें उन पर नजर रखनी होगी। युवा मास्टर सिंह, चिंता मत करो, हम इसका ध्यान रखेंगे। युवक ने अपनी छाती थपथपाई। वह हंसा और अपना काम करने चला गया। दर्शकों की भीड़ के बीच विक्रम सिंह का दिल उनके गले से बाहर निकलने वाला था। प्रिया जल्द ही वापस आ जाएंगी, उन्होंने मन ही मन कई बार यह बात दोहराई। बस जब विक्रम सिंह बहुत उत्साहित होने वाले थे, अंततः दूर से एक परिचित लाल जगुआर एफ-पेस कार धीरे धीरे आती हुई आई। प्रिया शर्मा यहाँ हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ। किसी को नहीं पता था कि किसने चिल्लाया, लेकिन भीड़ तुरंत तैयार हो गई। प्रिया शर्मा की जगुआर एफ-पेस कार कुछ दूरी से आए और उस तरफ रुकी जहां गुलाबों को दिल के आकार में सजाया गया था। दरवाज़ा खुला और बर्फ सफ़ेद पोशाक में प्रिया शर्मा कार से बाहर निकली। लेकिन जब उन्होंने ज़मीन पर गुलाब के फूल देखे तो वे हैरान रह गईं। विक्रम सिंह, तुम यहाँ क्यों हो? प्रिया शर्मा ने अपनी भौहें उठाईं और कहा। बैंग बैंग बैंग, आकाश से रंग बिरंगे रिबन ऐसे गिरे जैसे कोई परी फूल बिखेर रही हो। कुछ तो प्रिया शर्मा के बालों पर भी गिरे। विक्रम सिंह ने गुलाब के फूल अपने हाथ में पकड़े और प्रिया शर्मा के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने अपना सिर उठाया और उत्साह से कहा, प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। मैं अपनी जिंदगी का इस्तेमाल तुमसे प्यार करने में करूँगा। मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। प्रिया, मुझसे वादा करो, ठीक है? प्रिया शर्मा ने अपने होंठ हिलाए और जवाब देने ही वाली थी, लेकिन इस समय अचानक दूर से ब्रेक की चरमराहट जैसी आवाज आई। अचानक एक टाटा सफारी अचंपरट हो गया और अत्यंत तीव्र गति से उनकी ओर बढ़ा। टाटा सफारी की गति बहुत तेज थी, ऐसा लग रहा था कि वह नियंत्रण से बाहर हो गया था। सामने खड़े लोग इतने डर गए कि चीखने लगे और किनारे की ओर भाग गए। टाटा सफारी नियंत्रण से बाहर हो गया और तेजी से गुलाबों के दिल के आकार से जा टकरा। गुलाब की चमकीली पंखुड़ियां तबाह हो गईं और एक भयानक दृश्य बन गया। तभी एक धमाके की आवाज हुई। टाटा सफारी रुकने से पहले ही बीच में रोल्स रॉयस फैंटम से टकरा गया। विक्रम सिंह की चौड़ी हो चुकी आंखों के सामने नया खरीदा गया रोल्स रॉयस फैंटम 10 मीटर तक आगे की ओर धकेला गया और फिर जोर से दीवार से टकराया। पूरी नई कार तुरंत ही कबाड़ धातु की तरह नष्ट हो गई। विक्रम सिंह क्रोधित हो गए। वह उठ खड़ा हुआ और गुस्से से टाटा सफारी की ओर चला गया। जैसे ही वह बेहोश होने वाला था, टाटा सफारी का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। क्या आप गाड़ी चलाना जानते हैं? इससे पहले कि विक्रम सिंह कुछ बोल पाता, उस आदमी ने अपनी नाक की ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाया। विक्रम सिंह अचंभित रह गया। थोड़ी देर बाद उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कमीने, तूने ही मुझे मारा था। मेरी कार यहाँ ठीक ठाक खड़ी थी। क्या मैंने तुझे नाराज किया या तुझे नाराज किया? बाहर में जाओ। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, रेसिंग ड्राइवर से बचाव करना कठिन था। यह एक अच्छा प्रस्ताव था। विक्रम सिंह का मूड खराब था। विक्रम सिंह ने माधव चौहान को घूर कर देखा। माधव चौहान ने अपना सिर खुजलाया और अजीब तरह से मुस्कुराया। ओह, तो मैं ही था जिसने तुम्हें मारा था। भाई, मुझे माफ करना, मैंने गैस पेडल को ब्रेक समझ लिया था। देखो, मैंने तुम्हारा अच्छा समय कैसे बर्बाद कर दिया। खैर, मुझे अभी भी कुछ क्लाइंट से मिलना है। तुम जाओ, मैं पहले निकल जाऊंगा। विक्रम सिंह की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना माधव चौहान ने टाटा सफारी का दरवाजा खोला, अनन्या मेहरा को कार से उठाया और आंगन की ओर चल दिया। विक्रम सिंह ने असमंजस में माधव चौहान को देखा। प्रिया, वो कमीना कौन है? विक्रम सिंह ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और माधव चौहान की ओर इशारा करते हुए प्रिया शर्मा से पूछा। विक्रम सिंह, मुझे घर पर कुछ काम है, तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए, प्रिया शर्मा ने कहा और आंगन की ओर चली गई। उसने देखा कि माधव चौहान और प्रिया शर्मा एक के बाद एक अंदर चले गए। विक्रम सिंह ने अपनी मुट्ठियां कस ली और गुस्से से कहा, पता लगाओ कि यह व्यक्ति कौन है। अगर वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है तो उसे मार डालो। हाँ, युवा मास्टर सिंह, विक्रम सिंह ने विला को घूरते हुए गुस्से से वहां से जाने से पहले कहा। बंद अध्याय एपिसोड 5। विक्रम सिंह अपने आदमियों के साथ अभी अभी निकला था। माधव चौहान अनन्या मेहरा को ऊपर ले गया और घृणा से बुदबुदाया। ये स्पष्ट रूप से प्रिया शर्मा के लिए था, जो उसके पीछे थी। उस लड़के ने वास्तव में मेरे सामने मेरी पत्नी को प्रपोज करने की हिम्मत की। सौभाग्य से वह जल्दी से भाग गया। अगर वह थोड़ा भी धीमा होता
तो मैं उसे इतनी बुरी तरह पीटता कि उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाती। पत्नी, अगर तुम्हें फिर कभी ऐसा आदमी मिले तो मुझे बताना, मुझे उसे सबक सिखाना होगा। प्रिया शर्मा शर्म से लाल हो गईं। वास्तव में वह मन ही मन काफी उदास थीं। विक्रम सिंह लंबे समय से उनका पीछा कर रहा था। हालांकि प्रिया शर्मा को विक्रम सिंह पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी उसके साथ कुछ करने के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार वह उनसे प्यार करने लगा था और यह उनके नियंत्रण से बाहर था। हालांकि प्रिया शर्मा अवाक थीं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि माधव चौहान इस तरह से अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। हाल ही में खरीदी गई एक रोल्स रॉयस फैंटम कार इस तरह की स्थिति में पहुंच गई थी। विक्रम सिंह के घर पहुंचने पर संभवतः उनकी पिटाई की गई होगी। मुझे लगता है कि तुम ही पिटाई के हकदार हो। क्या तुम्हें पता है कि तुमने जो 2 कारें नष्ट की हैं उनकी कीमत कितनी है? प्रिया शर्मा ने माधव चौहान की तरफ आंखें घुमाई। वह अपने दिल का गुस्सा बाहर नहीं निकाल पाई, इसलिए उन्होंने बुरे मूड में जवाब दिया। माधव चौहान हंसा। पत्नी, तुम क्या जानती हो, मैंने 1000 दुश्मनों को मारने के लिए 800 लोगों की बलि दी है। क्या तुम ये जानती हो, हमारा परिवार इतना अमीर है कि हम चचेरी बहन जी के लिए एक नई कार खरीद सकते हैं। प्रिया शर्मा को नहीं पता था कि यह आदमी क्या सोच रहा था। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, ठीक है। क्या तुम मेरे सामने बोलना बंद कर सकते हो? मैं तुम्हारी बातें सुनकर परेशान हो रही हूँ। चचेरी बहन जी को बिस्तर पर लिटा दो और तुम्हारे लिए यहाँ कुछ और करने को नहीं है। प्रिया शर्मा ने बोलते हुए दरवाजा खोला। माधव चौहान ने चतुराई से बात करना बंद कर दिया। वह मुस्कुराया और अनन्या मेहरा को कमरे में ले गया। फिर उसने दुबली पतली सेक्सी सुंदरी को बिस्तर पर लिटा दिया। माधव चौहान की हरकतें एक सोते हुए बच्चे को सुलाने जैसी कोमल थीं। उसे डर था कि वह अनन्या मेहरा को जगा देगा। अनन्या मेहरा को नीचे रखने के बाद माधव चौहान एक तरफ खड़ा हो गया। कमरे में एयर कंडीशनर थोड़ा ठंडा था। प्रिया शर्मा ने सावधानी से अनन्या मेहरा को कंबल से ढक दिया। वह चिंतित होकर बिस्तर के पास बैठ गई और अनन्या मेहरा के चेहरे को छूने लगी। प्रिय, देर हो रही है और चचेरी बहन ठीक है? क्या हमें नहाकर बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए? माधव चौहान बिस्तर के पास खड़ा था और प्रिया शर्मा को याद दिलाया। ये सुनकर प्रिया शर्मा क्रोधित हो गईं। वह पलटी और माधव चौहान को घूरते हुए बोली, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। तुम्हें बस सोना ही आता है। मुझ पर प्रहार करने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुमसे कह रही हूँ, हाँ, मेरे बिस्तर में आने के बारे में सोचना भी मत। इसके अलावा, हालांकि हम शादीशुदा हैं, हम एक ही बिस्तर पर नहीं सोते। तुम्हारा कमरा नीचे है और ऊपर वाला मेरा क्षेत्र है। मेरी अनुमति के बिना तुम्हें ऊपर आने की अनुमति नहीं है। तुम ऐसा कह रही हो जैसे मुझे तुम में दिलचस्पी है। क्या तुम जानती हो कि जब मैं विदेश में था तो मैंने बहुत सी लड़कियों को दिन रात मेरी याद दिलाई थी। अब भी तुम्हें बस एक शब्द बोलना है और मेरे साथ सोने के लिए ढेर सारी युवतियां आ जाएंगी। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। माधव चौहान ने आंखें घुमाई और धीरे से बुदबुदाया। तुमने क्या कहा? प्रिया शर्मा ने गुस्से से कहा। कुछ भी नहीं। माधव चौहान ने हंसते हुए जल्दी से कहा, पत्नी, मैंने कहा था कि तुम्हारा कॉलर खुला है। माधव चौहान ने प्रिया शर्मा की छाती की ओर इशारा किया। प्रिया शर्मा ने नीचे देखा और पाया कि वह गलत स्थिति में थी। उनका थोड़ा झुका हुआ शरीर आगे की ओर झुका हुआ था और उनका कॉलर खुला हुआ था, जिससे उनके स्तन दिख रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कमीना उन्हें घूरता रहा। प्रिया शर्मा शर्मा गईं और उन्होंने अपने स्तनों को ढकने के लिए अपना कॉलर खींच लिया। इसके अलावा, ये याद रखना माधव चौहान, मुझसे एक भी पैसा खर्च करने के बारे में सोचना भी मत। कोई बात नहीं, बीवी, मैं भविष्य में तुम्हारी मदद के लिए पैसे कमाऊंगा, माधव चौहान ने कहा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा भरण पोषण करने के लिए पैसा कमाओ। मैं अपना भरण पोषण करने के लिए पैसा कमा सकती हूँ। अब से हम डच रहेंगे। हम एक दूसरे का पैसा खर्च नहीं करेंगे। ये कठिन होगा। माधव चौहान को सिर दर्द होने लगा। उसे आखिरकार इतनी अमीर पत्नी मिल गई थी, लेकिन वह डच जाना चाहती थी। अच्छा, तो फिर डच जाओ, मुझे परवाह नहीं है। पत्नी, अब मैं कहाँ रहता हूँ? तुम मुझे अपने बिस्तर पर सोने नहीं दोगी। तुम्हें कम से कम मुझे रहने के लिए जगह तो देनी चाहिए, है न? माधव चौहान ने उदास होकर कहा। तुम नीचे रह सकते हो। मैंने तुम्हारा कमरा पहले ही साफ कर दिया है। जल्दी करो और जाओ। प्रिया शर्मा ने अपना हाथ हिलाया, ये संकेत देते हुए कि माधव चौहान जा सकता है। प्रिया शर्मा के उग्र भाव को देखते हुए माधव चौहान को पता था कि यह लड़की उसे यहाँ सोने नहीं देगी। ठीक है,
जैसा कि कहावत है, कुछ समय तक सहन करने से शांति मिलती है। अपनी क्षमताओं के आधार पर वह प्रिया शर्मा की देखभाल करने में सक्षम होगा। माधव चौहान मुस्कुराया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं नीचे चला जाऊंगा। लेकिन चिंता मत करो पत्नी, अगर तुम रात में अकेली हो तो तुम दीवार पर दस्तक दे सकती हो। माधव चौहान बोलते हुए बाहर चला गया। इस समय प्रिया शर्मा टूटने की कगार पर थीं। माधव चौहान नीचे अपने कमरे में लौट आया। फिर उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। यद्यपि माधव चौहान का कमरा नीचे था, फिर भी घर साफ सुथरा और सुंदर ढंग से सजाया गया था। भले ही प्रिया शर्मा ने उसे ऊपर रहने की अनुमति नहीं दी, लेकिन वह लड़की एक कठोर दिल वाली महिला नहीं थी। बस वह इतने कम समय में इस बाधा को पार नहीं कर पाएगी। प्रिया शर्मा ने घर को अच्छी तरह से साफ कर दिया था। उन्होंने माधव चौहान के लिए एक बड़ा, मुलायम बिस्तर भी बनाया था। इसलिए माधव चौहान ने केवल पैकिंग का एक सरल काम किया। जब तक माधव चौहान ने अपना कमरा साफ किया, तब तक अंधेरा हो चुका था। रात हो चुकी थी। विशाखापत्तनम रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर था। माधव चौहान ने मुड़कर काली खिड़की से बाहर देखा। कुछ साल हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि राहुल और बाकी लोग कैसे हैं। माधव चौहान ने खुद से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके विचार समय में पीछे चले गए हों। गरुड़ विशेष बल में शामिल होने से पहले माधव चौहान विशाखापत्तनम में एक अनाथ था। वह अनाथालय में बड़ा हुआ था और उसके भाई बहन भी वहीं रहते थे। बाद में माधव चौहान को भारत गठबंधन की एक महिला ने अपने साथ ले लिया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने स्थापित किया था। तब से अनाथालय में रहने वाले अपने भाई बहनों से उसका संपर्क टूट गया था। हालांकि 3 साल पहले माधव चौहान ने सुना था कि अनाथालय से उसके भाई बहन अभी भी विशाखापत्तनम में हैं। उन्होंने झुग्गियों में एक छोटा सा भोजनालय भी खोला था। माधव चौहान पिछले कुछ वर्षों से उन्हें ढूंढने नहीं गया था। अब जब वह सेना से सेवानिवृत्त हो चुका था और वापस आ गया था, तो माधव चौहान को अचानक उनके बारे में याद आया। माधव चौहान ने उन्हें खोजने के लिए झुग्गी झोपड़ियों में जाने का फैसला किया था। आखिरकार वे अनाथालय में एक साथ बड़े हुए थे। उसे आश्चर्य हुआ कि अब वे कैसे हैं। यह विचार आते ही माधव चौहान अपने बिस्तर से उठकर ऊपर प्रिया शर्मा के कमरे में चला गया। तुम फिर यहाँ क्यों हो? प्रिया शर्मा नहाने जा रही थी जब उन्होंने माधव चौहान को ऊपर आते देखा। पत्नी, मुझे अपनी कार उधार दो, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, माधव चौहान ने ईमानदारी से उत्तर दिया। झुग्गी झोपड़ियां शहर के केंद्र से बहुत दूर थीं, इसलिए माधव चौहान के लिए वहां पैदल चलना असंभव था। हालांकि प्रिया शर्मा का गुस्सा तब भड़क गया जब उन्होंने सुना कि माधव चौहान उनकी कार उधार लेना चाहता है। यद्यपि उनकी जगुआर एफ-पेस विशाखापत्तनम की सबसे अच्छी कार नहीं थी, फिर भी यदि कोई पुरुष उसे चलाए तो उसके किसी लड़की को पटाने की 99% संभावना होगी। केवल भगवान ही जानता था कि यह कमीना उनकी कार के साथ क्या करना चाहता था। नहीं, प्रिया शर्मा ने उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। फिर वह बाथरूम की ओर चली गई। माधव चौहान बाथरूम के दरवाजे की ओर दौड़ा और प्रिया शर्मा का रास्ता रोक दिया। अगर तुम इसे मुझे उधार नहीं दोगी तो मैं तुम्हें परेशान करता रहूंगा। मैं तुम्हें नहाने नहीं दूंगा। क्या तुम इसे मुझे उधार दोगी या नहीं? तुम बेशर्म हो। क्या तुम ये सोचती हो कि मैं सिर्फ इसलिए बेशर्म हूँ क्योंकि तुम ऐसा कहती हो? क्या तुम मुझे ये कार उधार दोगी या नहीं? अगर तुम इसे मुझे उधार नहीं दोगी तो मैं आज रात तुम्हारे कमरे में सोऊंगा। माधव चौहान ने ठंडी सांस ली और सीधे मुद्दे पर आ गया। प्रिया शर्मा ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। उस पल उन्हें किसी को मार डालने का मन हुआ। उन्होंने गुस्से में टेबल से अपनी कार की चाबियां उठाईं और माधव चौहान पर फेंक दी। तुम्हें कल सुबह 8 बजे से पहले मेरी कार वापस लानी होगी। मैं इसका इस्तेमाल करना चाहती हूँ। अगर तुम 1 मिनट भी देर से आए तो तुम कोशिश कर सकते हो। बंद अध्याय।